Good morning students, welcome back. So in last class we have talked about laboratory thermometer and precautions to be taken while using the laboratory thermometer. उसके साथ डिजिटल थर्मोमीटर भी हमने देख लिया था, उसके बाद ये तो हमने देखा ही था. So now we are going for an experiment actually हम स्कूल स्टार्ट होगा तब करेंगे इसको, बट फिलहाल मैं आपको इसको ऊपर से समझा देता हूँ ताकि आपके पिक्चर में रहे, दिमाग में रहे. सो द एम, हमारा लक्ष्य क्या है इस एक्सपेरिमेंट को करने का? टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सैंपल्स बाय यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर. हमारा लक्ष्य ये है कि लेबोरेटरी थर्मोमीटर का इस्तेमाल करके हमें अलग अलग चीज़ों, अलग अलग सैंपल का टेम्परेचर मेजर करना है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होगी इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए? तो लेबोरेटरी थर्मोमीटर चाहिए होगा, वाटर पानी चाहिए होगा, 3 बीकर्स, 3 कांच के बीकर्स चाहिए होंगे जिसमें हम पानी को भर सके, एंड बंसन बर्नर, एक तरीके का बर्नर चाहिए होगा. जिस तरीके का गैस आता है ना, उसी तरीके का सिंगल स्टव का बर्नर होता है जिसको हम बंसन बर्नर बोलते हैं. मेथड क्या करना होगा इस एक्सपेरिमेंट में? टेक इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ऑल 3 बीकर्स. अभी 3 जो कांच के बीकर्स हमारे पास हैं, उन तीनों के अंदर समान मात्रा में पानी को हमें लेना है, इक्वल अमाउंट में लेना है. कीप वन ऑफ देम एट रूम टेम्परेचर, उसमें से एक को अलग कर दो और उसके ऊपर रूम टेम्परेचर का स्टिकर मार के उसको छोड़ दो. उसको ना ही गर्म करना है ना ही ठंडा करना है. वार्म द सेकेंड बीकर फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड बॉयल द वाटर इन द थर्ड विद द हेल्प ऑफ बंसन बर्नर. अभी जो सेकंड बीकर है उसको ऊपर वार्म का स्टिकर लगा दो और उसको थोड़े टाइम, 1 या 1.5 मिनट के लिए गर्म कर लो और उसको साइड में छोड़ दो. और तीसरा जो हमारे पास है बीकर, उसके पानी को हमें बॉईल करना है, उबालना है. तब तक उसको बंसन बर्नर के ऊपर रखना है जब तक वो उबल नहीं जाता. नाउ यू डू हैव 3 बीकर्स, एक रूम टेम्परेचर वाला बीकर हो गया, एक दूसरा गुनगुना पानी हो गया कि वो बस थोड़ा ही गर्म है, और तीसरा बॉइल्ड वाटर है जिसको उबाला गया है. चेक द टेम्परेचर ऑफ ऑल 3 बीकर्स विद द लेबोरेटरी थर्मोमीटर. अभी आपके पास लेबोरेटरी थर्मोमीटर है, उसको पता है आपको प्रिकॉशन क्या है, उसको वर्टिकल पोजीशन में रखना है, पानी में डाल के थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, आधे मिनट के लिए, और टेम्परेचर मेजर कीजिए तीनों का. तो अभी जो रूम टेम्परेचर पे है उसका टेम्परेचर जो रूम का टेम्परेचर होगा उतना ही होगा, उससे शायद 1-आधा डिग्री कम हो सकता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होगा. मान लीजिए रूम का टेम्परेचर आपका 30 डिग्री सेल्सियस होगा, तो जो रूम टेम्परेचर वाला बीकर है जिसको आपने गर्म भी नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ पानी भर के छोड़ा हुआ है, वो भी 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही दिखाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे आप चाहो तो आपके लिए मैं उसको लिख देता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे जो बीकर 1 है दैट इज 30 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पे सी भी लिख देता हूँ. चलो, बीकर 2 जिसको हमने थोड़ा ही उबाला हुआ है, वो हो सकता है कि अराउंड 50 to 55 डिग्री सेल्सियस हो सकता है कि नहीं? तो वो 50 to 55 हो गया, और जिसको उबाला हुआ है वो बट ऑब्वियस है कि 100 डिग्री सेल्सियस ही दिखाएगा, है कि नहीं? तो यहाँ पे तीनों के टेम्परेचर आप यूजिंग लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप बता सकते हो. यहाँ पे लेबोरेटरी थर्मोमीटर आप पूछोगे सर अपने हाथ में रखना है, तो हाथ से मेजर करोगे तो भी चलेगा, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, सही रीडिंग आएगी. बट आपका हाथ ना सीधा ही रहना चाहिए और स्टेबल रहना चाहिए. कुछ कुछ लोगों के हाथ कांपते हैं ना थोड़े थोड़े, वैसा नहीं होना चाहिए. इससे अच्छा है, हाथ से पकड़ने से अच्छा एक स्टैंड आता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर को पकड़ के रखने का, वो आपके साइंस की लैब में है, वो हम लगा के इसको मेजर करेंगे ताकि हमें बस देखना ही हो, हमें हाथ से पकड़ना ना हो. खामखा कोई चल जाए, किसी को गर्म पानी लग जाए, इससे अच्छा है वहां पे स्टैंड पे उसको लगा दो. ऑब्जर्वेशंस, ये एक्सपेरिमेंट करके हमने क्या ऑब्जर्व किया, क्या सीखा? व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या आपने देखा? आर द टेम्परेचर्स डिफरेंट इन ईच ऑफ द बीकर्स, क्या हर एक कांच के बीकर में
टेम्परेचर ऑफ वाटर अलग अलग है, ऑफ कोर्स अलग अलग होगा। एक तो रूम टेम्परेचर है, एक उससे थोड़ा गुनगुना थोड़ा गर्म है, और बॉयल टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। कंक्लूजन, व्हाट डू यू कंक्लूड, तो इससे कंक्लूजन क्या मिलता है? कैन द टेम्परेचर ऑफ वाटर बी सक्सेसफुली ऑब्टेन्ड विथ अ लेबोरेटरी थर्मोमीटर, क्या पानी का जो टेम्परेचर है उसको सक्सेसफुली नापा जा सकता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर से? ऑफ कोर्स नापा जा सकता है, क्योंकि लेबोरेटरी थर्मोमीटर की रेंज क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, मतलब 120 डिग्री सेल्सियस की रेंज है, तो हम उसको आराम से नाप सकते हैं। तो ये वाला हमारा एक्सपेरिमेंट आप दिमाग में रखो, जब स्कूल स्टार्ट होगा, लैब स्टार्ट होगी, तब हम इसको लैब में करेंगे। चेक पोस्ट, अभी हम चेक करते हैं। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, नीचे दिए गए छोटे छोटे स्टेटमेंट्स के लिए एक ही वर्ड का आंसर दीजिए। अ यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर, तापमान को नापने के लिए कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल होते हैं? तो यहाँ पे आप डिग्री सेल्सियस लिखो, केल्विन लिखो, फ़ारेनहाइट लिखो, तीनों सही है। सेकंड, अ साइंटिस्ट दैट डिस्कवर्ड द मर्क्यूरी थर्मोमीटर, वो साइंटिस्ट जिसने मर्क्यूरी थर्मोमीटर ढूंढा था, तो यहाँ पे देखो गैब्रियल फ़ारेनहाइट, आपको ना दिख रहा हो तो मैं दिखा देता हूँ, गैब्रियल फ़ारेनहाइट इन 1714, तो इसका सीधा सीधा आंसर आ गया गैब्रियल फ़ारेनहाइट। ठीक है। थर्ड, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज नोन एज अ टेम्परेचर, किसी भी चीज का कितना गर्म होना या कितना ठंडा होना वो उस चीज का तापमान दर्शाता है। फोर्थ, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है वो याद करो। थर्मोमीटर के बीच में रेड कलर की लाइन दी गई थी, याद करो याद करो, यहाँ पे आप सभी को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ रेड अक्षरों में, जब ये पढ़ाया था तभी भी मैंने बताया था। 37 दिख रहा है या 98.2 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर इसमें क्लियरली नहीं दिख रहा तो यहाँ पे स्टेटमेंट देख लो। दिस इज वाई द क्लिनिकल थर्मोमीटर, यहाँ द ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर डज नॉट गो बिलो, जो इंसानी शरीर है उसका तापमान इससे ज़्यादा या इससे ऊपर नहीं जाता, 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर नीचे नहीं होता। अगर एक ही सेल्सियस में जवाब देना है तो आप लिखोगे 37 डिग्री सेल्सियस, क्या लिखोगे 37 डिग्री सेल्सियस या फिर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये वाला देखो यहाँ पे स्टेटमेंट है, द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर ऑफ अ पर्सन इज 37 डिग्री सेल्सियस और 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो ये भी हमारा वन वर्ड हो गया। चलो नेक्स्ट क्या है, अ फीचर दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द लेबोरेटरी थर्मोमीटर, ऐसे कौन सा फीचर है जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर के अंदर नहीं होता और क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर होता है? तो आपको वो बैंड और किंक याद होगी जिसकी वजह से मर्क्यूरी धीरे धीरे नीचे जाता था, तो ये लेबोरेटरी थर्मोमीटर में नहीं होता। किंक मतलब खांच, मतलब बैंड, ये वहां पे नहीं होता। इसका टेम्परेचर बहुत ही जल्दी और बहुत ही जल्दी नीचे आता है, ऊपर नीचे काफी जल्दी होता है, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी या फिर फीचर नहीं होता। ठीक है, तो ये चेक पॉइंट के पांचों सवाल आपके लिए वर्कशीट में लिखने हैं, अच्छी हैंडराइटिंग से लिख रहे हैं। ठीक है, तो आज के लिए ये इतना काम आपके लिए है। ठीक है, अभी हम पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट, गर्मी का बहाव, गर्मी बहती है एक जगह से दूसरी जगह, ट्रांसफर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, ऑफ हीट, हीट का मतलब होता है गर्मी। तो जिस तरीके से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, क्या गर्मी भी बहती है एक जगह से दूसरी जगह, उसको देखते हैं। We have just learned how a hot object feels hot on touching it. हमने जस्ट अभी सीखा कि कैसे किसी भी गर्म चीज को छूने से हमें वो चीज गर्म लगती है, बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट possesses more heat than your body। और हमें वो गर्म क्यों लगती है? क्योंकि उसके पास ज्यादा क्वांटिटी में गर्मी है हमारे बॉडी के कंपैरिजन में, इसलिए वो चीज हमें गर्म लगती है। क्यों?
क्योंकि उसके पास ज़्यादा गर्मी है, हमारे पास कम है, तो जब हम उसको टच करेंगे तो उसकी गर्मी हमारे में आ जाएगी, दैट इज़ वाई वी आर गेटिंग हीट। तो हमें हीट मिलने की वजह से हमें पता चलता है कि वो चीज़ ज़्यादा गर्म है। ठीक है, आगे चलते हैं। हीट स्टार्ट्स फ्लोइंग फ्रॉम ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स अवर बॉडी। इसमें क्या होता है, उस चीज़ में से जो गर्मी है वो धीरे धीरे हमारे शरीर में आना शुरू करती है, हाँ या ना, उसी वजह से वो हमें गर्म लगती है। उसका उल्टा ले लो, आप कोई ठंडी चीज़ पकड़ रहे हो, बर्तन पकड़ रहे हो ठंडा, तो क्या होता है कि आप गर्म हो, वो बर्तन ठंडा है, तो आपके शरीर की जो ऊष्मा है, जो गर्मी है, वो उस बर्तन में जा रही है। आपका शरीर गर्मी लूज कर रहा है, दे रहा है, इसी वजह से वो बर्तन आपको ठंडा लग रहा है। तो इसका तो मतलब ये हुआ कि जब भी आप ऊष्मा पाते हो आपको चीज़ें गर्म लगती है, और जब भी आप ऊष्मा घुमाते हो आपको चीज़ें ठंडी लगती है। तो क्या यही वजह नहीं है कि समर में आपको गर्मी मिल रही है, इसीलिए आपको हीट लग रही है, गर्मी लग रही है, और सर्दी में आपका बॉडी गर्म होता है, सराउंडिंग इज ठंडा, तो आपका बॉडी इज लिबरेटिंग हीट, गर्मी को बाहर छोड़ रहा है। तो क्या इसी वजह से तो हमें ठंडी नहीं लगती, उसी वजह से लगती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So we say that heat always tends to flow from hotter body towards a colder body। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो भी हीट है, जो भी गर्मी है, जो भी ऊष्मा है, वो हमेशा गर्म चीज से ठंडे चीज के तरफ ही बहती है, इसका उल्टा कभी भी नहीं होगा। गर्मी हमेशा गर्म चीज से होके ठंडे चीज में ही बहेगी। ऑलवेज heat tends to flow from hotter body towards colder body। जो ठंडा होगा उसी के तरफ गर्मी आगे बढ़ेगी। This is known as a transfer of heat। और इसी को ऊष्मा का बहाव, गर्मी का बहाव, हीट का बहाव या ट्रांसफर ऑफ हीट कहा जाता है। This transfer of heat can take place in 3 ways। कोई भी गर्मी का, हीट का ट्रांसफर 3 तरीकों से हम कर सकते हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। अभी इन तीनों के बारे में ऊपर से मैं आपको बता दूं। जब भी कोई चीजें बहुत ही एक दूसरे के नजदीक हो, चिपकी हुई हो, और तब जब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह जाती है तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। जैसे किसी लोहे के सरिये को गर्म करना, तो लोहे के सरिये में सारे एटम्स एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, तो उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। सॉलिड चीजों को गर्म करने को कंडक्शन आप बोल सकते हो, लोहे की। कन्वेक्शन थोड़ा सा अलग है, जैसे कि हवा को गर्म करना या हवा को ठंडा करना, दैट इज कन्वेक्शन। जैसे आप एसी लगाते हो रूम में और धीरे धीरे पूरा रूम ठंडा हो जाता है, तो वहां पे हवा के एटम्स तो एक दूसरे से नजदीक है नहीं, तो यहाँ पे जो चीज से ठंडक हो रही है या गर्मी हो रही है, अगर हीटर लगाओगे तो गर्मी होगी, तो इसको हम बोलते हैं कन्वेक्शन। और रेडिएशन के लिए कोई मीडियम ही नहीं होता। सूरज और पृथ्वी के बीच में ना ही हवा है, ना ही पानी है, ना ही लोहा है, फिर भी सूरज अपनी गर्मी हमारे तक पहुंचा पाता है, तो इसी को हम बोलते हैं रेडिएशन। रेडिएशन को गर्मी पास करने के लिए बीच में कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती। तो कंडक्शन का पता चल गया कि एक दूसरे के काफी नजदीक हो, चिपके हुए। कन्वेक्शन मतलब थोड़ा लूज, जैसे पानी और हवा। और रेडिएशन मतलब ना पानी ना हवा, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट गर्मी एक जगह से दूसरी जगह। तो कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन आर 3 वेज, 3 रास्ते हैं गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के। We will now learn more about each of these modes of heat transfer। हम ये तीनों के बारे में एक करके एक अच्छे से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो कंडक्शन और कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में धीरे धीरे करके हम अच्छे से समझेंगे। तो कंडक्शन से हम बाकी रखते हैं, क्योंकि ज़्यादा करोगे, ऊपर से मैंने समझा दिया है, बट ऑन टू द पॉइंट हम कल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। वर्कशीट में ये करना है, चेक पोस्ट के जो 5 छोटे छोटे सवाल है वो आपको अच्छे से हैंडराइटिंग में अपने रेगुलर नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं।
अभी कंडक्शन में आपको बहुत मज़ा आएगा, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। स्पेशली कन्वेक्शन मेरा बहुत फेवरेट है, कन्वेक्शन बहुत अच्छा है। रेडिएशन भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि सूरज जिसके बगैर पूरी दुनिया पॉसिबल ही नहीं, तो वो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। और आप इस 5 सवाल को लिखने के बाद लर्न भी करिए पूरी चीज़, उसको पढ़ते रहिए ताकि बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। एग्ज़ाम में ये चैप्टर भी है, दूसरा भी चैप्टर है, वो सिलेबस भी आपके पास आ जाएगा इन द टर्म ऑफ पीडीएफ के तौर पे आपको भेज दूंगा। तो पढ़ाई शुरू रखिए, और जहाँ तक हमने पढ़ाया है वहीं तक की एग्ज़ाम होगी, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो पढ़ाया हुआ होगा और उससे बाहर का होगा, ठीक है। तो तैयारी रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम होगी ही होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए बेटा थैंक यू सो मच।